हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशा एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सबसे पहले आई एम सॉरी गाइस एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सॉरी इसलिए क्योंकि आज का पार्ट थोड़ा छोटा होगा, मुझे थोड़ा कम टाइम मिला है आज। सो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ज़्यादा शिकायतें मत करना। एंड मैं आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि पार्ट छोटा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं ड्रैगन किंगडम का सीन, जहाँ पर फैंशिंग जो अपने कमरे में जा रहा है। हम उसी दिन का सीन देख रहे हैं जब उनकी शादी हुई थी। शाम का समय है। शाम के समय पर फैंशिंग जो अपने कमरे में जा रहा है, जहाँ पर उसका अनवांटेड ओमेगा है, जिसे उसने कभी पसंद ही नहीं किया, जिसे वो कभी अपने पास चाहता ही नहीं था। वो ओमेगा वहाँ है। फैंशिंग जिसके दिमाग में चल रहा था कि वो इस ओमेगा को सच में नहीं छोड़ेगा। उसके भाई को और उसकी बहन को, दोनों को उस राजा ने बहुत परेशान किया हुआ है। उसके भाई को भी वो अपने साथ ले गया है और उसकी बहन को भी, उसकी बहन से शादी करके और उसके भाई से प्यार का नाटक करके। फैंशिंग जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचकर उसने कमरे की हालत देखी। कमरा काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। सजाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि वो यहाँ का क्राउन प्रिंस है और जैसे भी हो, कुछ भी हुआ हो, उसकी शादी तो हुई है। फैंशिंग उस कमरे के अंदर आया। उसने दरवाजे को बंद किया। फिर उस ओमेगा को देखा जो वहीं बेड पर बैठा हुआ है। अपने लेग्स के ऊपर उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके रखा हुआ है, अपने सर को झुकाया हुआ है और वेल उसके सर पर है। फैंशिंग को इस ओमेगा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस ओमेगा ने उसका फ़ायदा उठाया है, ज़बरदस्ती में उससे शादी की है। फैंशिंग वहाँ आया। उसने वहाँ आते ही कहा, तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, पर तुम मुझे कभी अपना नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैं किसी और का हूँ पहले से ही। मैं किसी और को बहुत 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 पसंद करता हूँ। फैंशिंग का ऐसा नहीं है, वो किसी को पसंद नहीं करता है, पर उसने झूठ बोला क्योंकि वो इस ओमेगा के पास नहीं जाना चाहता है। उस ओमेगा को शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसने अपना सर उठाकर फैंशिंग की तरफ देखा। अभी भी उसके सर पर वेल थी, लेकिन फैंशिंग को महसूस हो रहा था कि इसे बुरा लगा है। ये देखकर, ये महसूस करके कि इस ओमेगा को बुरा लग रहा है, फैंशिंग को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ऐसा इंसान नहीं है तो दूसरों को दुख पहुंचाकर खुश हो। फैंशिंग जिसने कहा, और तुम यहाँ तब तक रह सकते हो जब तक मेरे भाई बहन तुम्हारे किंगडम में हैं। जिस दिन वो यहाँ आ गए, तुम भी अपना मुँह उठा के यहाँ से चले जाना। और हाँ, मेरे करीब आने की हिम्मत ही मत करना। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ, समझे? ऐसा बोलकर फैंशिंग उस कमरे से वापस से निकल गया था, बिना उस ओमेगा का चेहरा देखे। फैंशिंग के जाने के बाद उस ओमेगा ने अपनी वेल को खुद ही अपने हाथों से हटा लिया। हम देखते हैं ये वही है, काय। काय यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं। वो तो दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहाँ से अभी अभी फैंशिंग निकल के गया है। काय जो उस घर में नहीं रह पा रहा था, उसको दम घुटने लगा था यहाँ यहाँ ये सब कुछ देखकर। काय जिसने वहाँ जाकर दरवाजे को बंद किया और अपनी एनर्जी को उसने इकट्ठा किया अपने अंदर। उसे बहुत दुख है, फिर भी वो वहाँ नहीं रह पा रहा था, इसलिए काय वहाँ से गायब हो गया। गायब होकर वो इंसानी दुनिया में पहुँचा, क्योंकि अब वो वहाँ रह ही नहीं सकता तो क्या करेगा। काय वहाँ से गायब हो चुका था और इंसानी दुनिया में पहुँच चुका था। अगले दिन ड्रैगन किंगडम में जब पता चला उन्हें कि काय जो इंसान, जो ओमेगा, जिस ओमेगा से क्राउन प्रिंस की शादी हुई है, वो ओमेगा मिल ही नहीं रहा है, तो सब लोग थोड़ा हैरान हो गए थे। मिस्टर शाह और मिस्टर वांग और उनके मदर फादर, ये लोग भी उसे ढूंढ रहे थे, पर फैंशिंग जो उसे नहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे उस ओमेगा से मतलब ही नहीं है। पर मिस्टर शाह ने अपने बेटे को समझाया कि अगर वो ओमेगा उन्हें कहीं नहीं मिला तो उनके बच्चों पर भी मुसीबत आ सकती है। अभी वहाँ पर विंग और जीही दोनों हैं। उन दोनों का कुछ अता पता नहीं है, वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, उनकी कोई खबर नहीं लग रही है। वो लोग वैम्पायर किंगडम जा भी नहीं पा रहे हैं, बिना किंग की परमिशन के कोई वहाँ एंट्री तक नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे? हम उस ओमेगा के सहारे वहाँ जा तो सकते हैं। फैंशिंग जैसे समझ आ रहा था कि हाँ, वो उस ओमेगा का इस्तेमाल करके उस किंगडम में जा सकता है। अगर वो ओमेगा उसके लिए थोड़ा बहुत काम का हुआ तो वो जाएगा ज़रूर, लेकिन अगर काम का नहीं भी है तो उस ओमेगा को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो किंग है, वैम्पायर किंगडम का किंग है, उसने साफ साफ कहा था कि उस ओमेगा को कुछ हुआ तो वो उसकी बहन और भाई को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए फैंशिंग, जो कि अब सदमे में आ गया था और वो ढूंढने लगा था इधर उधर। दूसरी तरफ काय, जो कि इंसानी दुनिया में वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा था। वो उसी गार्डन में रहता था, घूमता था। उसके पास काफ़ी पैसे हैं तो वो कुछ खा भी लिया करता था। एक रात जब वो रात को उसी गार्डन में सो रहा था, तब उसे विंग दिखा। विंग के रोने की, खुसफुसाने की आवाज़ें उसे आ रही थी। उसने खुद विंग को देखा। उसने अपनी एनर्जी से विंग को अपने पास बुलाया, फिर उसकी मदद की वांग जी तक पहुंचने में। उसे पता था अगर वांग जी ने उसे यहाँ देख लिया तो वो सच में ये पूछेगा कि काय यहाँ क्या कर रहा है, इसलिए काय वांग जी के आने से पहले ही वहाँ से निकल गया था। पिछली बार भी
उसने विंग के भाई की फैंशिंग की मदद की थी। फैंशिंग को देखते ही उसे एहसास हो गया था कि ये उसका मेट है, उसका ट्रू लव। इसलिए काय को एक आस आ गई थी अपने मन में फैंशिंग को देखकर। और इसलिए ही उसने लान वांगजी से ये कहा था कि उसकी शादी वो लोग ड्रैगन किंगडम में करा सकते हैं। वो ड्रैगन किंगडम के सारे राज खोलकर किंग को बताएगा। इसलिए वांगजी मान भी गया था। पर असल में तो काय अपने मेड को बहुत प्यार करने लगा है, बहुत पसंद करता है। इसलिए वो अपने मेड के साथ रहना चाहता था और इसलिए ही उसने ये सब कुछ किया। लगभग 2 दिन बाद फैंशिंग को ही काय उसी एक गार्डन में मिला था। उसी गार्डन में फैंशिंग को अचानक ही लगा कि वो इंसानी दुनिया में हो सकता है। इसलिए फैंशिंग इंसानी दुनिया में गया। वहाँ जाकर उसने काय को देखा। काय वहीं ब्रांच पे अकेला बैठा हुआ था और ऊपर की तरफ देख रहा था। उस समय दोपहर का टाइम था, लेकिन वो जलते हुए सूरज को देख रहा था बिना अपनी पलकें झपकाए। फैंशिंग वहाँ आया। वो आकर काय के पास बैठ गया था। काय जिसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आज भी कोई खो गया है? आज तो तुम अच्छे कपड़ों में नजर आ रहे हो। हाँ, फैंशिंग जिसने कहा, कोई खो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे मुझे उसकी ज़रूरत है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। काय जिसने कहा, अच्छा, क्या कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी इंसान है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा फिर से उस जैम के ज़रिए मदद कर सकता हूँ। फैंशिंग जिसने काय की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ कर दो। पिछली बार जब तुमने की थी तो मेरा भाई मिल गया था। शायद इस बार भी वो इंसान जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाए। काय जिसने कहा, ठीक है, वैसे तुम्हें उस इंसान का नाम लेना होगा उस जैम को पकड़कर, तो तुम्हें वो इंसान मिल जाएगा। फैंशिंग जिसने कहा, क्या? पर मुझे उसका नाम नहीं मालूम है। फैंशिंग ये सोच रहा था कि क्यों उसने उस ओमेगा का नाम नहीं पूछा उस दिन। वो अगर नाम पूछना या उसका फेस भी देख लेता तो शायद वो उसे ढूंढ पाता आज। लेकिन फैंशिंग जिसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ना तो उसने उस इंसान का चेहरा देखा है और ना ही उसका नाम पता है। काय जिसने पीछे से पूछा, ठीक है, तो तुम्हें उसका चेहरा तो याद होगा, उसका चेहरा याद कर लेना। फैंशिंग ने कहा, मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है। काय जिसने सस्पिशियस वे में पूछते हुए कहा, तुम्हें सच में उसका चेहरा भी याद नहीं है, नाम भी नहीं मालूम है, तुम ढूंढ कैसे रहे हो? कि कोई तुम्हारा सोलमेट या सोल पर्सन? तुम तो ऐसे कुछ ही फिल्मी डायलॉग की बात कर रहे हो, जैसे कि ऐसा होता है ना चाइनीज़ वेडिंग्स में, जिसमें हम अपनी वाइफ को लेके आते हैं पर उसका चेहरा नहीं देखते, बाद में वो खो जाती है तो हम उसे ढूंढते हैं। ऐसा है क्या? फैंशिंग जिसने काय की तरफ देखा, क्योंकि ये बात सच भी है, ऐसा ही तो है। काय जैसे अपने दिल में तो बहुत दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने फेस से मुस्कुरा रहा था। उसका ये टैलेंट है जो कि इंसानी दुनिया में आने के बाद बढ़ गया। वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत आसानी से छुपा सकता है। उसके इंटेंशंस को किसी के सामने आने से वो बहुत आसानी से रोक सकता है। कोई उसके मन को भी नहीं पढ़ सकता, ना उसके चेहरे को। उसकी स्माइल फीकी है, मंद है, हर्टिंग है, कुछ भी है, किसी को मालूम नहीं चलता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्टिंग करने में माहिर है। फैंशिंग जो और ज़्यादा उदास हो गया था, उसे बहुत चिंता हो रही है। अगर वो लड़का वहाँ पहुँच गया, महाराज वांगजी के पास पहुँच गया, तो उसके भाई और बहन का क्या होगा? वो यही सब कुछ सोच रहा था। काय जिसने एक शाय किया, फिर उसने अपने जेम को निकाला और फैंशिंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओके ठीक है, तुम बस इतना याद कर लो कि तुमने उसे कब देखा था, कैसे देखा था, मतलब वैसे याद कर लो तो हो सकता है तुम्हें वो मिल जाए। फैंशिंग ने कहा, क्या ये काम करेगा? काय जिसने कहा, देखो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं है, चेहरा भी याद नहीं है, तो मैं ऐसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, हो सकता है वो तुम्हें मिल जाए। ट्राई करने में क्या जाता है, करके देखो, शायद मिल जाए। काय जो कि जानता है कि वही तो है फैंशिंग का हस्बैंड जिसे वो ढूंढ रहा है। उसे पता है फैंशिंग उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया है, पर वो अभी फैंशिंग को ये बात नहीं बताएगा। और जैसा कि फैंशिंग ने कहा है कि वो काय का चेहरा नहीं देखना चाहता है, तो वो अपना चेहरा उसे दिखाएगा भी नहीं। फैंशिंग जिसने उस जेम के ऊपर हाथ रखा और लास्टली जो उसने उस लड़की को देखा था अपने बेड के ऊपर, उसे याद किया। उसे कुछ भी याद नहीं है, मतलब कुछ उसने देखा ही नहीं था, बस उसके हाथ उसे याद है। उसके हाथ पर एक छोटी सी अंगूठी थी जिस पर एक स्नेक बना हुआ था। उस अंगूठी को देखकर ही फैंशिंग ने उसे याद करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद फैंशिंग जो रियलाइज़ किया कि कुछ भी नहीं हो रहा है, उसने काय की तरफ देखा। काय ने कहा, कुछ मिला? तुम्हें कुछ याद आया कि वो कहाँ हो सकता है? फैंशिंग ने कहा, नहीं। लेकिन फैंशिंग को तुरंत ही कुछ याद आ गया कि अरे, उसने अपने महल के सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ तो देखा ही नहीं था। क्या उसके मदर फादर ने भी देखा था वहाँ पर? उसने कहा, शायद मैंने कहीं नहीं देखा है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। हाँ। फैंशिंग जो जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वो रुक गया, वो पीछे मुड़ा। उसने कहा, एक मिनट,
मैंने तुम्हें घर दिया था ना, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? फैंशी ने कहा, उसका रेंट बढ़ गया था, तुम थे ही नहीं, तुमने मुझे उतने ही पैसे दिए थे, तो मैं कहाँ जाता? मेरा रेंट बढ़ गया था, तुम मुझे मिला ही नहीं, क्या करूँ मैं? फैंशी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ, तुम यहीं रहना। हाँ, मैं शाम के वक्त आऊँगा और तुम्हें दूसरा घर दिलाऊँगा, ठीक है? काइजिस ने कहा, ठीक है, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा? फैंशिंग जो वहाँ से थोड़ी दूर आने के बाद गायब हो गया था, इधर काय भी गायब होकर वापस से पहुँच गया था। उसने फैंशिंग के फेशियल एक्सप्रेशन से ही पढ़ लिया था कि वो उसे महल में ही ढूंढने वाला है। महल में कहाँ, ये उसे नहीं पता है। काय जो उसी कमरे में, मतलब फैंशिंग के कमरे में पहुंचा, फिर उसने उस जेम की तरफ देखा, उसे अपने माथे से लगाया और देखा कि फैंशिंग ने किस जगह के बारे में सोचा है। सर्वेंट्स क्वार्टर। काय सोच रहा था कि इसे कोई और अच्छी जगह नहीं मिली, वही जगह मिली। फिर उसने गायब होकर वहीं अपीयर हो गया। वो सर्वेंट्स का जो गार्डन है, एक छोटा सा गार्डन भी है सर्वेंट्स के लिए अलग से, महल के पास में ही एक दूसरा सा छोटा सा महल है, वहाँ पर सर्वेंट्स रहा करते हैं, वहाँ पर काय अपीयर हो गया था और वहाँ जाकर वो उस फूलों के बीच में बैठ गया था और मेडिटेशन करने लगा था। उसने अपने फेस पर वेल भी डाल ली थी। इस बार उसके कपड़े रेड नहीं थे बल्कि ग्रीन थे। ग्रीन कलर की रोब्स में वो ग्रीन कलर की वेल को डालकर बैठ चुका था। उसने अपने हाथ में वही एक रिंग को पहना हुआ था, वो स्नेक वाली रिंग जिस पर स्नेक बना हुआ है। वो रिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है देखने में, वो चमक भी रही थी। तभी वहाँ पीछे से वो आ गया फैंशिंग। वो रिंग थोड़ी और चमकने लगी। काय जिसने अपने हाथ की मुट्ठियाँ बांध ली थी, वो रिंग चमकना बंद कर दी। फैंशिंग जो उसके पास आ गया, आते ही वो उसके पास खड़ा हो गया। उसने उस ओमेगा की तरफ नहीं देखा। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस ओमेगा ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। फैंशिंग जिसने उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काय जो खड़ा हो गया, खड़ा होकर उसने इशारों में कहा, मैं यहाँ कुछ भी करूँ, तुम्हें इससे क्या? काय को गुस्सा बहुत आ रहा था। एक तो देखो ये अपने मतलब के लिए उसे ढूंढ रहा है, लेकिन मतलब के लिए ही सही, काय इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और अपने अपने प्यार के मन में उसके लिए फीलिंग्स जगाएगा। फैंशिंग जिसे गुस्सा आ गया था ये सुनकर, मतलब ये देखकर कि ये इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, इशारों में बातें कर रहा है। फैंशिंग जो आगे आया, लेकिन काय का पैर फिसल गया। काय जो कि नीचे गिरने वाला था, फैंशिंग को पता नहीं क्या हुआ, उसने उसके हाथ को पकड़ लिया, लेकिन उसका वजन इतना ज़्यादा था कि नीचे काय और उसके ऊपर फैंशिंग दोनों गिर गए। वो दोनों इस पोजीशन में गिरे थे कि उनकी बॉडी पूरी तरह से टच हो रही थी और उनके लिप्स टच हो गए थे। फैंशिंग जो कि देख पा रहा था कि उसके लिप्स काय के लिप्स से टच हो चुके हैं। काय जिसने वेल को पहन रखा है, फैंशिंग को महसूस हो रहा था काय के अंदर अभी भी, मतलब जो वेल है उसके अंदर भी उसके फ्रंट एक्सप्रेशंस कि वो कितने ज़्यादा शॉक में आ गया है। वहाँ कुछ सर्वेंट्स भी थे जो वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी ये सब कुछ देखा। वो लोग भी अपनी जगह पे खड़े हो गए थे। उनसे भी बोला गया था कि वो लोग यहाँ क्राउन प्रिंस का जो ओमेगा है उसे ढूंढे। अब ओमेगा और अल्फ़ा दोनों यहाँ हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? उन्होंने जाकर मिस्टर शाह और मिस्टर वांग को इस बात की खबर दे दी कि वो दोनों गार्डन में हैं। काय जिसने वेल को इस तरीके से पहना हुआ था कि उसकी आंखों पर एक छोटी सी बिल्कुल हल्के से कपड़े की पट्टी थी, जिससे उसकी आंखें हल्की हल्की सी नज़र आ रही थी। धुंधली ही नहीं, धुंधली ही सही, लेकिन नज़र आ रही थी। फैंशिंग उसकी आंखों में खो गया था। उसकी आंखें कहीं देखी देखी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन आंखों को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, बहुत ज़्यादा जानता है। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं विंग का। विंग जो कि महल में से गायब हो चुका है, वो भी गायब हो गया है महल से, और इस बात की खबर वांग जी को हो गई है। वांग जी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो दिखा रहा है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ा है। वांग जी जो अच्छे से नहा धोकर जी के साथ में आ गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसने जी को जेल से निकाल लिया था और उसे भी ड्रेस्ड अप करके अच्छे से महारानियों की तरह एंट्री दिलाकर वो आ गया था डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था, जिसकी खुशबू वांग जी को थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। फिर भी उसे खाना तो खाना है, तो वो खाना खाने के लिए बैठ गया। उसने एक बाइट ली। खाना एक बाइट लेते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी, और आंखों में पहले तो शॉक वाले एक्सप्रेशन, फिर खुशी वाले एक्सप्रेशंस, फिर गिल्ट वाले एक्सप्रेशंस, फिर बाद में गुस्सा। इतना गुस्सा कि उसने उस खाने को वहीं स्पाइट कर दिया और उस पूरी टेबल पर जो एक बहुत बड़ा कारपेट बिछा हुआ था जिसके ऊपर पूरा खाना रखा था, उसे खींचकर नीचे गिरा दिया। उसने कहा, किसने खाना बनाया आज? किसने बनाया खाना आज? सारे सर्वेंट्स शिवर कर उठे थे। ये खाना उन्होंने ही बनाया है, उन्हें तो यही लगा है। लेकिन जब सर्वेंट्स ने देखा अच्छे से कि ये खाना उन्होंने नहीं बनाया, ये तो कोई और खाना है, ये यहाँ कैसे आया? महाराज को तो कोई गलती पसंद ही नहीं है, उन्हें ये खाना बिल्कुल नहीं पसंद है जो यहाँ पर रखा हुआ है। वांग जी देख पा रहा था किचन एरिया से, जहाँ से विंग अपने हाथ में एक
फूड की ट्रे लेकर आ रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा गुस्से में। वो अचानक ही विंग के पास ही अपेयर हो गया। उसने विंग के हाथ से उस ट्रे को लिया और नीचे फेंक दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल के किचन में जाने की और तुम्हारे हाथ का खाना टेबल पर सर्व करने की। विंग जिसने एक मॉकिंग हंसते हुए कहा, इसमें मुझे हिम्मत करने की कौन सी बात है, ये मेरा ही महल है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग इतना डेयरिंग हो रहा था, वांग जी को हैरान कर गया ये सारी बातें। वांग जी ने विंग की तरफ गुस्से में देखा। जी ही भी हैरान थी कि विंग को हो क्या गया है आखिर। जी ही जिसने कहा, वी बुशान, तुम ये ऐसा नहीं कह सकते, ये महल तुम्हारा नहीं, ये महल मेरा है। जी ही ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती है लेकिन उसे बोलना पड़ रहा है क्योंकि उसे पता है अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है वांग जी उसे अपने से अलग कर दे। अगर वांग जी से विंग दूर हो गया तो उसके ऊपर जहर का असर हो जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहती है। विंग जिसने जी ही को फुल्ली इग्नोर किया, वो दोबारा किचन की तरफ जाने लगा। वांग जी जिसने सैनिकों की तरफ इशारा किया कि वो इस विंग को पकड़ ले। सैनिकों ने भी विंग को पकड़ने की कोशिश की पर विंग ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और वो डायरेक्ट किचन में अपेयर हो गया। वांग जी से गुस्सा आ रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा था। कुछ टाइम बाद विंग फिर से आया, अपने हाथ में वही ट्रे लेकर जिसमें सूप था। उसे लेकर आया और कहा, लैंसन, इसे खा के बताओ ना कैसा है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, इसे खाओ और मस्त हो जाओ। वांग जी ने फिर से उस सूप को नीचे गिरा दिया था और वो वहाँ से गुस्से में चला गया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस बार, उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वांग जी जो डायरेक्ट अपने महल के सबसे ऊपरी वाले कमरे में गया, वहाँ जाकर उसने खुद को दरवाजे के अंदर बंद कर लिया। वहाँ जाकर उस कमरे में बहुत सारा सामान था, वो सामान को नीचे गिराकर तोड़ने लगा। वो इतनी बुरी तरह से गुस्से में आ गया था कि वो देख ही नहीं रहा था कि सामने क्या है। सामने वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें थीं, बहुत सारी तस्वीरें। उन तस्वीरों को वो बार बार उठाकर ज़मीन पर दे मार रहा था, उन्हें तोड़ रहा था, उन तस्वीरों को वो फाड़ रहा था। वो तस्वीरें उसकी थी, उसकी और विंग की। हाँ, इसमें विंग नज़र आ रहा था जिसमें वो मुस्कुरा रहा है, किसी में वांग जी को खाना खिला रहा है, किसी में वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, कुम चला रहे हैं। उन दोनों की वेडिंग की तस्वीर भी थी जिसमें विंग जिसने वेल नहीं पहना हुआ है, वांग जी ने वेल नहीं पहना हुआ है, वो दोनों साथ में हैं रेड रंग के रोब्स में। वांग जी उन तस्वीरों को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू की एक परत आ गई थी और कब उसकी आंखों से एक आंसू ओझल हो गया उसे पता ही नहीं चला। वांग जी की आंखों में उसकी धुंधली यादें आ गई थी, वो यादें जिन्हें वो भुला जाना चाहता है, याद नहीं करना चाहता है क्योंकि वो यादें उसे बहुत दर्द देती हैं, बहुत दुख देती हैं। उसे याद आ रहा था सब कुछ जो उसके साथ पहले हुआ है, बहुत पहले, बहुत समय पहले। वो कितना खुश हुआ करता था ना, वो ऐसा कभी नहीं था, इतना कोल्ड, इतना हार्श कभी नहीं था और विंग के साथ तो कभी भी नहीं। उसे याद आ रहा था अपने शादी के बाद के वो कुछ दिन जिनमें विंग उससे बोला करता था, लैंसन, तुम भुक्कड़ होते जा रहे हो, मेरे हाथ का खाना इतना खाओगे तो मोटे हो जाओगे और अगर मोटे हो गए तो मैं सच कह रहा हूँ मैं छोड़कर भाग जाऊँगा तुम्हें। वी, ऐसा मत बोलो, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है इसलिए मैं खाता हूँ। तुम अगर इतना अच्छा खाना बनाओगे तो मैं रोज़ रोज़ ढेर सारा खाना खा सकता हूँ। विंग जिसने कहा, अच्छा, वाह जी वाह, अच्छी तकनीक है मुझसे बहुत सारा खाना बनवाने की। तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो ना, बहुत ज़्यादा ही चालाक हो तुम लैंसन। महाराज वांग जी इतने ज़्यादा चालाक हैं कि अपनी महारानी से खाना बनाने के लिए उसके हाथों की रोज़ तारीफ़ करते हैं। वाह जी वाह। वांग जी जैसे ये याद आया, उसके फेस पर एक छोटी सी मुस्कान थी। ये याद करते हुए एक तस्वीर थी जिसमें विंग जो उसे खाना सर्व कर रहा था वो चेयर पर बैठा हुआ था। दूसरी तस्वीर जिसमें उन दोनों की शादी हो रही थी। उसे याद है वो शादी वाला दिन जब विंग ने कहा था, लैंसन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसने आंसू भरी आंखों से ही विंग को गले लगा लिया था और उसी की एक तस्वीर एक बहुत अच्छा जो आर्टिस्ट है उसके राज्य में उसने बनाई थी। इसके बाद वांग जी के हाथ में एक और तस्वीर थी जिसमें वो दोनों नाव पर थे। एक नाव पर, जब उसकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले, वो दोनों नाव पर बैठे थे। तब वांग जी जिसका सर विंग की गोद में था और विंग जो वांग जी के बालों को सहला रहा था। विंग जिसने कहा, लैंसन, एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम रोज़ महल से भागकर यहाँ जाते हो, अगर महाराज को पता चला तो वो तो मेरा सर ही गर्म करवा देंगे कि मैं एक मछली बेचने वाला तुम्हारे साथ रहता हूँ। एक बार सोचो तो मेरा क्या हाल होगा। वांग जी ने बैठते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा विंग,
तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं उनका राजकुमार हूँ, सबसे छोटा राजकुमार। वैसे भी मुझ पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो भी जिम्मेदारी है मेरे भाई के ऊपर है। मेरा भाई जाने, उसका काम जाने, राजा तो वो है और मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते हुए वांग जी ने विंग की नोज़ पर एक टैप किया और वो दोनों हंसने लगे। वांग जी, जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, अब उसे वो सारी यादें बार बार याद आ रही थी। वो जो याद नहीं करना चाहता है, वो सारे खुशहाल लम्हे, वो सारे दर्दनाक लम्हे, सब कुछ उसके लिए एक तीर के जैसा है जो उसके सीने में कोई बार बार चाकू जैसा मार रहा हो। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। जब वांग जी वहाँ से चला गया तो विंग, जिसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, वो वहाँ रुक नहीं पाया। विंग वहाँ से भागते हुए महल के उस कमरे में आ गया था जो कमरा हमेशा से बंद है। वो कमरा कोई नहीं खोल सकता, लेकिन विंग उस कमरे के अंदर चला गया। अपने जादू से उसने दरवाजे को खोला भी और बंद भी कर लिया। वो उस कमरे के अंदर गया जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। वो कमरा ना तो ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो कमरा बहुत खूबसूरत था, हुआ करता था एक टाइम पर। आज उसमें जाले लगे पड़े हैं, सब जगह पर धूल ही धूल है। विंग जो उस कमरे के उस बेड पर गया, उस बेड पर जहाँ पर उसने जाकर एक इंसान को लेटा हुआ देखा। वो अपने सपने में ही उस इंसान को लेटा हुआ देख रहा था जो वो खुद है। वो उसी बेड पर तो सोया करता था। ये सब कुछ कितना बुरा हो गया ना उसके साथ। उसने बिल्कुल सही नहीं किया लैनसन के साथ, उसने बिल्कुल सही नहीं किया। उसने जो लैनसन के साथ किया है उसी की सज़ा आज उसे मिल रही है। उसे सब कुछ याद आ गया है। इस महल में, इस कमरे में आने के बाद उसे सब कुछ याद आ गया है। सब कुछ जो उसके साथ हुआ, जो उसने लैनसन के साथ किया, जो जीही ने उन दोनों के साथ किया, उसे सब कुछ याद आ गया है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना। एंड क्या है पास का जो भी गुत्थी है या मिस्ट्री है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज थोड़ा छोटा पार्ट बना है, आई एम सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लेटर टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।